जय हिंद साथियों। उम्मीद है कि आप सभी जिंदा दिल होंगे और अपनी पढ़ाई को एक निरंतर बना के रखे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। हमेशा की तरह मेरा प्रयास होता है कि जो भी समसामयिक घटनाएं जो खासकर जो ज्यादा चर्चा में होती है उन सारे खबरों को आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास करता हूं, एक प्रॉपर डायमेंशन के साथ, एक प्रॉपर डेटा के साथ, एक प्रॉपर वे के साथ, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। तो वैसे ही आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि हम पिछले जो कुछ घटनाएं हैं उन घटनाओं का इतिहास समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार का इतिहास? तो पिछले दिनों आपने कुछ मुद्दे को न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है या आपके न्यूज चैनल है, वहां पर आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण खबरों को देखा होगा। उस महत्वपूर्ण खबरों की जो सबसे महत्वपूर्ण सुर्खियां थी वो सुर्खियां थी इलेक्टोरल बॉन्ड। पिछले अगर 11-12 मार्च की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर आदेश दिया और उस प्रॉपर आदेश में ये बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको लेकर के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं उस आर्टिकल को भी पढ़े होंगे। लेकिन इन सारे सोर्स को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं कुछ प्रकार के कंफ्यूजन आपके पास होंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि उन सारे डायमेंशन को स्टडी करना जिससे मैं अधिक से अधिक जिन लोगों के पास ज्यादा कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। देखिए, पिछले दिनों जिस प्रकार की इलेक्टोरल बॉन्ड की घटनाएं हुई, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया, फिर कुछ ईडी की चर्चाएं आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, और फिर एक जो खासकर अभी के समय में जो सोशल मीडिया में कुछ एक स्टेटमेंट बोले जा रहे हैं, चंदा दो धंधा पाओ, इसका मतलब क्या है? तो आज के सेशन में जो फंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, आरजेडी है, जेडीयू है, डीएमके है, एआईडीएमके हैं, या बहुत सारे पार्टियां हैं, वे पार्टियां कैसे इलेक्शन लड़ती हैं, उन लोगों के पास पैसे कहां से आते हैं और उन सारे पार्टियां की डिपेंडेंसी इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के लिए कोई नई घटना है या आजादी के समय से कुछ एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ, वही कंसेप्ट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया? इन सारे सवालों का हम इस वीडियो के माध्यम से पड़ताल करने वाले हैं। तो अगर आप इस सारे सवालों का जवाब चाहते हैं, अगर आप इस इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी घटनाएं को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा इतिहास में इन सारे टॉपिक को टटोलने का प्रयास करूंगा। मैं बात करूंगा आजादी के समय से ये 2024 तक। तो लगभग जो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फंड्स, आखिर जो भारत में जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे कहां से आते हैं, लगभग 1947 से मैं शुरू करूंगा और लगभग 2024 तक की सारी घटनाओं को आपको बताऊंगा कि इस एरा में किस प्रकार की घटनाएं हुई। आरपीए एक्ट की भी कुछ मैं बात करूंगा कि किस प्रकार के, और 2013 की कंपनी एक्ट की भी मैं बात करूंगा। एक दो रिपोर्ट है, एक स्टैटिका है और एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। 2019 का इलेक्शन से संबंधित ये रिपोर्ट कुछ कहती है, इनको भी हम समझेंगे। और लगभग जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो कितने पैसे कलेक्ट हुए, उस टोटल कलेक्ट हुए पैसे में टॉप 3 कौन सी ऐसी पार्टियां रही जिनको सबसे ज्यादा पैसे मिले। ये कुछ टॉप 3 ये डोनर हैं जिन्होंने अधिक से अधिक पैसा दिया और उस पैसे में किस पार्टी का क्या उद्देश्य रहा और पार्टी ने उस प्राइवेट कंपनी को कुछ बेनिफिट भी दिए। आज के समय में अगर आप एक नया कॉन्सेप्ट सुन रहे होंगे, क्रोनिकल कैपिटलिज्म। जी हाँ, क्रोनिकल कैपिटलिज्म कहने का मतलब ये है कि जब कॉरपोरेट और गवर्नमेंट अगर मिल जाए, एक दूसरे के अकॉर्डिंग सिस्टम चलने लगे, जैसे मान लीजिए कि कॉरपोरेट जो चाहती है
उसी के अनुरूप अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने लगे तो इसको आसान भाषा में कॉर्निकल कैपिटलिज्म कहा जाता है। और भारत में अभी के समय में इस प्रकार की कंडीशन देखी जा रही है। तो क्या है कहानी, इन सारी चीजों को आज हम अभी समझने का प्रयास करें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम बात करते हैं 1947 के समय का। देखिए, चाहे आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या साउथ अफ्रीका हो, मैं उन्हीं देशों का नाम ले रहा हूं जहां पर डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, चाहे आपका इंडिया हो, लगभग जहां भी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों का अपना कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। उन पार्टियों को पसंद करने वाले जो लोग होते हैं, कुछ फंड उनको देते हैं कि हम आपकी विचारधारा से सहमत हैं, तो मैं आपको चुनाव लड़ने के लिए ये पैसे एक चंदा के रूप में आपको दे रहा हूं। हर जगह ऐसे ही सिस्टम है, इस प्रकार की चीजें चल रही है। तो कौन लोग देंगे? क्या आपको लगता है कि एक आम जनता देती है या सरकार को जिससे बेनिफिट होता है वो देता है पैसा? तो 1947 का क्या कहानी था? 1947 जब देश हमारा आज़ाद हुआ, जब लगभग 1952 में जब इलेक्शन हो गए और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी शासन में आते हैं और वहां पर अपने सिस्टम को चलाना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की चीजें थी कि सरकार के पास पैसे कहां से आए कि सरकार इलेक्शन लड़े। 1952 की मैं बात कर रहा हूं। और 1952 अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री को अगर आप जानते हैं, कुछ आपको पता हो, तो लगभग 1950 के समय हमारा कंडीशन ऐसा था कि हम लोग लगभग खास करके जिस प्रकार से जो लीडर जो इलेक्शन में अपने प्रचार प्रसार कर रहे थे, लोगों से जाकर के अपना वोट मांग रहे थे, उस वोट मांगते समय जेन्युइनली आप ये चीज देखेंगे, लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था कि क्या पता कि ये नेता शासन में आने के बाद ठीक वैसा ही काम करेंगे जो ब्रिटिशर्स हमारे साथ किए। यानी लोगों का जो एक ट्रस्ट था, एक बड़ा तबका जो खासकर एक डरा हुआ था उस चीज को लेकर के, और सरकार ये चाह रही थी कि अधिक से अधिक विश्वास लोगों में क्रिएट किया जाए। और लगभग लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो लगभग बिलो 20% हमारी लिटरेसी रेट थी। अधिकांश महिलाओं की अगर हम बात करें तो लिटरेट होने के बावजूद लोग उनको राइट टू वोट नहीं देते थे। खास करके जिस तरह हम पैट्रियार्की में जी रहे हैं, आज भी हम पैट्रियार्की में ही जी रहे हैं, लेकिन अगर उस समय की अगर हम बात करें लगभग 1950-60 के दशक का, तो लगभग पैट्रियार्की ज्यादा थी और लोग ये बोलते थे कि आखिर तुम वोट दे करके क्या करोगे, इस प्रकार की अवधारणाएं थी। लेकिन कहने का मतलब तो बनता ही है कुछ कि आखिर पॉलिटिकल सिस्टम आखिर काम कैसे करे। तो उस समय कुछ ऐसे सिस्टम जो डेवलप किए गए कि लगभग आपको जिस पार्टी में अगर आपको ट्रस्ट होगा तो आप ओपनली उस पार्टी को पैसा देंगे डायरेक्टली, उसमें किसी भी प्रकार का चोरी छिपे कोई कहानी नहीं होगी। अब आप देखेंगे कि लगभग 1950-51 के समय में एक कानून आती है फेरा। फेरा ये था कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज कुछ पैसे को लेकर के जितने भी गोरख धंधा होते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए फेरा एक्ट आया। लेकिन ये था विदेशों के साथ अगर कुछ फंडिंग अगर आ रहा था तो उस फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बाद में देखा गया कि भारत के अंदर कुछ लोग इस प्रकार की घटनाएं करना शुरू कर दिए, तो उसके लिए हमने एक इन्फोर्समेंट यूनिट तैयार किया। बाद में उस इन्फोर्समेंट यूनिट का नाम बदल करके आगे आप देखेंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी बना दिया गया। जितने भी गोरख धंधा होंगे, किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉफिट लॉस पर काम कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उस पर वो क्लेम कसेगा, उसको वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार की चीजें लाई गई, लेकिन फिर उससे कुछ हो नहीं रहा था। लोग खास करके आप देखेंगे कि जब सरकार ने एक नीति ही बना दी थी कि अगर आपको अगर पैसे
देने हैं कॉरपोरेट सेक्टर को, तो आप खुल करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। तो अगर आप 1952 से 57 की बात करें, 57 से आप 62 की बात करें, 62 से 64 65 फिर 67 तक की बात करें, तो आप देखेंगे कि लगभग 80 से 90% लोग जो थे, मतलब बहुत बड़ी आबादी जो थी, वह कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रही थी। लगभग केंद्र में जो था वो बहुमत जो था वह कांग्रेस को ही थी। तो एक लगभग जो एक कॉरपोरेट सेक्टर जो पैसे जो दे रहे थे वह सिर्फ डायरेक्टली कांग्रेस के फंड में जा रहे थे। तो कांग्रेस जो थी वो डेफिनेटली वो इलेक्शन लड़ रही थी और उनको बेनिफिट भी हो रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1957 में लगभग जो केरल, आज का जो केरल है, उस केरल में प्रारंभ से ही लगभग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ज़्यादा रहा है और लगभग कांग्रेस और कम्युनिस्ट गवर्नमेंटों के बीच में लगभग एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से 1957-58 में आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से लगभग वहां की सरकार को गिरा दिया जाता है। इस प्रकार की चीजें थी। लगभग 1900 आप देखेंगे कि 64 में जवाहरलाल नेहरू नहीं रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं चीन वार के बाद। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री भी निकल जाते हैं। तो लगभग एक बड़ा लीडर जो पूरे कांग्रेस को बांध कर चल रहा था, जिसको ये पता था कि जो प्रॉपर फंडिंग का प्रॉपर यूज कैसे करना है, जो अपोजिशन वाले हैं अपोजिशन को ये लोग हावी होने नहीं दे रहे थे। पर्टिकुलरली इनका एक अपना एक योगदान था, लोगों के प्रति एक सकारात्मक भावनाएं थी, उस सकारात्मक भावनाओं के अकॉर्डिंग वो लोग चल रहे थे, लोगों की डिमांड को फुलफिल कर रहे थे। लेकिन इनके न होने के बाद जो उस समय सेंटर में जो कांग्रेस की जो सरकार थी, उस समय उस कांग्रेस पार्टी के जो मेन लीडर जो थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा कमराज साहब। कमराज साहब प्रारंभ से ही चाहते थे कि लगभग नेहरू फैमिली का ही कोई इंसान जो है वो पीएम बने। जबकि आप देखेंगे कि 1960 के बाद जो एक व्यवस्थित जो प्रधानमंत्री के लायक जो बंदा था वो मोरारजी देसाई थे। उनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस था। लगभग 1967 आते आते लगभग एक बड़े लीडर के न होने के वजह से कांग्रेस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। बहुत सारे इसके पीछे कारण हैं। मैं मल्टीपल टाइम आप लोगों के समक्ष प्रॉपर वीडियो में और ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोगों के समक्ष बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों का जिक्र किया हूँ। आप लोगों में से जो लोग मुझे जानते हों शायद, तो लगभग आपको इस सारी कहानी पता होगी कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी। लगभग आप जान करके हैरत में पड़ जाएंगे कि एक बड़ा एक्सपीरियंस पर्सन को, मोरारजी देसाई को पीएम न बनाते हुए, राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी लगभग इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और वाइस प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई बनते हैं उस समय। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन डेवलप हुआ जहां पर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में थोड़ा सा एक उठापटक हुआ। एक प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन का अभाव हुआ, जिसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हुई। और फाइनली आप देखेंगे कि 67-68 के आसपास कांग्रेस जो होती है दो भागों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर को लीड कर रही होती हैं आपकी इंदिरा गांधी जी और बाकी लोग कांग्रेस ओ को तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये तो बात क्लियर था कि कांग्रेस एक थी और ओपन सिस्टम था कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर जो होगा, कॉरपोरेट सेक्टर पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देगा इलेक्शन के लिए कि हाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्यों देगा? इसका एक सरल जवाब ये हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टियां को जो कॉरपोरेट सेक्टर जो फंड देते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। कैसे बेनिफिट मिलते हैं आने वाले समयों में हम चर्चा करते हैं। कुछ मिनटों के बाद आप कुछ एग्जाम्पल के से बात करेंगे, कुछ डेटा से बात करेंगे ताकि चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लगभग अब इंदिरा गांधी ये समझ चुकी थी कि लगभग यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा कि प्रॉपर जो फंडिंग है वह फंडिंग पर्टिकुलरली कांग्रेस आर के पास है, कांग्रेस ओ की तरफ ना जाए, दूसरे पार्टी की तरफ ना जाए।
लेकिन एक बात ध्यान आप रखिए, यहां पे जितने भी कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनको पता है कॉरपोरेट सेक्टर किसी भी पार्टी से डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले समय में कोई एक पार्टी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकती। अगर जो लंबे समय तक अगर शासन अगर वो पार्टी नहीं करती है, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर हमने चंदा देने में कुछ भी प्रकार की अगर हमने गड़बड़ी किया और आने वाले समय में वही पार्टी रूल में आए, तो कुछ ऐसे पॉलिसी बना दी जिससे आने वाले समय में आपको लॉस होने लगे। इस प्रकार की सिचुएशन हर एक कॉरपोरेट सेक्टर समझता है। तो कॉरपोरेट सेक्टर ध्यान रखता है, पर्टिकुलरली जो भी पैसे देते हैं उनको आइडिया होता है कि कौन से पार्टी को हम कितना पैसे दे रहे हैं, एक चीजें पर्टिकुलर उनको याद रहता है। तो 1967 में इलेक्शन के बाद लगभग 1968-69 में लगभग इंदिरा गांधी ने प्रयास किया कि क्यों ना कुछ काम किए जाए। किस प्रकार के काम किए जाए? उन्होंने बड़े बड़े बैंक को लगभग उन बैंक को जो प्राइवेट थे उनको नेशनलाइज करने का प्रयास किया। क्यों नेशनलाइज करने का प्रयास किया? कि ताकि ये पता चले कि कोई प्रॉपर कॉरपोरेट सेक्टर अगर पैसे किसी पर्टिकुलर पार्टी को दे रहा है तो उसका डेटा उस गवर्नमेंट बैंक के पास रहेगा, और गवर्नमेंट बैंक सारा डेटा गवर्नमेंट को देती है। तो एक पर्टिकुलरली एक वे बना रहे। और इंदिरा गांधी ये चाहती थी कि हमको ये डेटा स्पष्ट तरीका से दिखता रहे। अब आने वाले समय में क्या हुआ, 1968-69 के बाद लगभग इस रास्ते से, बैंक के रास्ते से इंदिरा गांधी को पैसे मिल रहे थे, और कुछ पैसा जो था लोग अपने तरीका से दे रहे थे, जिसको एक तरीके से आप कहें तो ब्लैक मनी भी आप कह सकते हैं उसको, जिसका कोई डेटा आपके पास था नहीं। यानी अगर आप देखें तो लगभग 1947 से 67 तक अगर पर्टिकुलर कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर अगर कोई भी काम करना चाह रहा है तो उसके लिए कोई एक लाइसेंस लेना था। क्यों लेना था? क्योंकि हम पहले से ही डरे हुए थे, क्योंकि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का हाल देख चुके थे कि कोई हमको छोटा सा प्रलोभन दिखा करके एक बड़ा सा समस्या क्रिएट कर सकता है। इसके लिए तो हमने लगभग एक क्लोज इकोनॉमी तो स्टार्ट की थी, इसमें नो डाउट, लेकिन ध्यान यहां पर रखने वाली बात यह है कि फिर भी हम थोड़ा सा डरे हुए थे, सहमे हुए थे इस चीज को लेकर के। लगभग आप देखेंगे कि हर सिस्टम को लाइसेंस, और लाइसेंस पास कराने के लिए उस कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ बेनिफिट मिलता था, बताने की जरूरत नहीं है, और उसी के अनुरूप वो लोग पैसे देते थे, चंदा देते थे, तो उनका इजीली आप देखेंगे कि उनका एक अपना पॉलिसी हो या लाइसेंस हो उनके अनुरूप मिल जाता था। ये सब चीजें चल रही थी। तो लगभग 1967, 68, 69, 70 के बाद कुछ ऐसे सिस्टम हुए, आप लगभग 1967 के बाद, कि लगभग जो पैसा जो मिल रहा था वो बैंक को माध्यम से आ रहा था, और कुछ पैसे चोरी छिपे आने लगे, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो रूल में नहीं थी, तो वो लोग डायरेक्टली बैंक के माध्यम से इसलिए देना नहीं चाह रहे थे उस पार्टी को कि आखिर रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, और कांग्रेस को जो पता चलेगी तो हो सकता है कि वह कॉरपोरेट सेक्टर के अगेंस्ट हो जाए रूलिंग पार्टी। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, अलग से कैश के रूप में पैसे दिया करते थे, जिससे उनका काम चला करता था। तो इस प्रकार की चीजें थी। लगभग आप देखेंगे कि 1971 की कहानी आपको पता है, बांग्लादेश की कहानी। 1972 में इलेक्शन होते हैं। 1972 के इलेक्शन में फिर से इंदिरा गांधी विनर रहती हैं, सब सिस्टम अच्छा चलता है, पैसे इनके पास होते हैं। लगभग इसका आपने देखा ही होगा कि लगभग जो प्राइवेटाइजेशन, जो नेशनलाइज किया गया है बैंक का, उसको व्यवस्थित इनको प्रॉफिट मिला, जिससे आप देखेंगे कि इनको बेनिफिट 1972 के इलेक्शन में देखा गया। दो प्रॉफिट थे, फंड प्रॉपर जो बैंक का इन्होंने नेशनलाइजेशन किया था उससे मिला। उसके बाद आप देखेंगे कि 1971 में बांग्लादेश एक नेशनलिज्म जो डेवलप की, उसके बाद तो लगभग एक प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन इनके जो बना, जिससे विनर रही। और लगभग 1975 में लगभग एक केस का खुलासा हुआ,
जून की बात है, राजनारायण केस, और वहाँ पर विक्टिम पाई गई इंदिरा गांधी जी, और विक्टिम होने के बाद लगभग इमरजेंसी लगा दी जाती है। सब चीज़ ठीक तो नहीं कह सकते, लगभग 77-78 तक, और 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है मोरारजी देसाई की, और इस बीच में बहुत से अमेंडमेंट किए जाते हैं। लगभग आप देखेंगे 24, 25, 26, 44, 42, 39, इस सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे जो एक तरीका से देखा जाए तो लगभग संविधान को एक मिनी संविधान के रूप में प्रेजेंट करने का प्रयास किया। लेकिन लगभग 1978 से 80 के समय में जो मोरारजी देसाई की जो सरकार रही, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए उन सारे अमेंडमेंट को उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया। एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उन्होंने उसको बरकरार रखने का प्रयास किया। और फिर 1980 के बाद 1980 से 84 के बीच में फिर से इंदिरा गांधी आती हैं, आप देखेंगे, और 1984 में आते लगभग बीच में रहती हैं। बहुत सारे इनके द्वारा काम किए गए हैं, लेकिन इन्होंने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और 1984 में सिख लोगों के द्वारा प्रॉपर इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। ये लंबी कहानी है, कभी करेंगे चर्चा इसकी। लगभग 1984 में जो इनके जो बेटे हैं राजीव गांधी जी, जो एक पेशे से पायलट थे, इनकी पॉलिटिकल सिस्टम का कुछ अनुभव था नहीं, लेकिन फिर भी एक शासन में आते हैं, और शासन में आने के बाद लगभग अपने कुछ आइडिया के साथ और कुछ अपने एडवाइजर के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और इन्होंने खासकर जो चंदा सिस्टम जो था, जो इंदिरा गांधी ने इसको एक प्रकार से क्लोज कर दिया था कि आप जो भी करेंगे वाया अकाउंट करेंगे, ओपनली नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो इन्होंने क्या किया, इसको खोल दिया कि जिस प्रकार पहले जो था लगभग 1967 से पहले अगर किसी को पैसे देने हैं तो लगभग पहले जो 1950-60 के दशक में जो होता था, ये जरूरी नहीं था कि आप अकाउंट के माध्यम से ही दें, इन्होंने ओपन कर दिया। इससे क्या हुआ, अब कॉरपोरेट सेक्टर तो ये बात समझ चुके थे कि अगर हम अकाउंट के माध्यम से जाएंगे तो हमको प्रॉपर एक पर्टिकुलरली टैक्स देना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे ऊपर सीबीआई की जांच हो जाए, ईडी की जांच हो जाए कि आपके पास इतने पैसे कहां से आते हैं और कितना फंडिंग आप कर रहे हैं। तो इसलिए जो ब्लैक मनी का जो कंसेप्ट था वो कम नहीं हुआ, वो चीजें टेबल के नीचे से पैसे पॉलिटिकल पार्टी के पास जा ही रहे थे। अब लगभग 1990 का एक दशक, 1900 चाहे 1970-80 ले लीजिए, 80-90 ले लीजिए, 90-100 ले लीजिए, 1970-80 की बात करें तो रामविलास पासवान जी हों, मैं बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, या मैं बात करूँ आपके लालू प्रसाद यादव हों, ये सब उभरते हुए चेहरे थे जो अपना एक पहचान बना रहे थे, अपने कुछ मुद्दे उठा रहे थे, इनकी एक पहचान बन रही थी। इन चीज को लोग देख रहे थे, सीख रहे थे कि आखिर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। और लगभग इस तरीका से जो प्रॉपर जो फंडिंग हो रहा था, उस प्रॉपर फंडिंग के वजह से जो भी एमपी एमएलए जो बन रहे थे वो लोग बड़े पैसे वाले लोग बन रहे थे। तो एक तरीका से क्राइम जो था वह बड़े स्तर पर बढ़ रहा था। आप महाराष्ट्र में चले जाइएगा, ठाकरे फैमिली का इतिहास उठा करके देख लीजिए, हरियाणा में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, आप बंगाल में चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, और सबसे बढ़कर आंध्र प्रदेश में चले जाइए। लगभग कुछ ऐसे लोग हुए, ऐसे एमपी हुए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो टोटल क्राइम बेस्ड थी। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे जितने एमपी और एमएलए हैं, उस एमपी एमएलए का लगभग 43 और 44% एमपी एमएलए वो हैं जिनके ऊपर या तो किसी प्रकार का घोटाले का इंजाम है, किसी के ऊपर रेप केसेस चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर केसेस चार्ज किए जा रहे हैं, और वो अभी के समय में लीडर हैं। तो प्रॉपर ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन 1990 आते आते
सब चीज़ें कुछ अलग होने लगी। क्योंकि लगभग आप देखेंगे कि लगभग 1990 आते आते इतना बार इलेक्शन सिस्टम होने लगा, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 18 दिन, इस प्रकार से सरकार गिर जा रही थी, समस्याएं हो रहे थे। और कॉरपोरेट सेक्टर से जितना प्रॉपर फंडिंग होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था। कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर कितना फंडिंग कर सकता है, जरा सोचिए। तो खास करके आप देखेंगे कि 1991 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई और भारत ने लगभग दुनिया से लोन लेने का प्रयास किया। आप लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक जाते हैं, IMF जाते हैं, इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन जब भारत IMF के पास जाता है तो उस प्रकार के कुछ बहुत सारे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखता है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होता है LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि लिबरलाइजेशन मतलब लाइसेंस पद्धति को खत्म कीजिए, अधिक से अधिक सिस्टम को प्राइवेट कीजिए और अपने मार्केट दुनिया के लिए और दुनिया के लिए अपने मार्केट को ओपन कीजिए। आप दूसरे देश में जाएं और दूसरा कोई आपके देश में आए। इस प्रकार की हमने इस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया और अपने मार्केट को ओपन कर दिया। अर्थात पहले हम जो क्लोज इकोनॉमी में जी रहे थे उन सारे क्लोज इकोनॉमी को हमने ओपन इकोनॉमी के रूप में कन्वर्ट कर दिया अपने सिस्टम को। ये सारी चीजें होने लगी। अब आप देखेंगे कि लगभग 1991 के बाद दुनिया के अलग अलग कंट्री से अलग अलग कंपनियां भारत में आने लगी। तो पहले जो कंपनियां लाइसेंस के लिए सरकार पर निर्भर थी, अब कंपनियां सरकार पर पॉलिसी को लेकर के निर्भर होने लगी और सरकार को पैसे दे रही थी एक चंदा के रूप में, और उस पैसे से सरकार जो थी वो इलेक्शन लड़ रही थी। ये सब चीजें ठीक चल रहा था। लेकिन यहां भी ब्लैक मनी टॉप लेवल पर था, क्योंकि उस समय तक यह स्पष्ट नहीं कहा गया था कि आप अगर जो पैसे देंगे उस पैसे का टैक्स नहीं लगेगा। ये चीजें 2005 में क्लियरफाई किया गया। लगभग आप देखेंगे कि 1999 से लेकर के 2004 के बीच में NDA की सरकार रहती है वाजपेयी जी के। उसके बाद से एक कंसेप्ट लाया जाता है कि आप जितने भी पैसे अगर आप एज ए डोनर देते हैं कॉरपोरेट सेक्टर वाले, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यही काम 1984 में राजीव गांधी ने शायद नहीं किया था। अगर वो करते तो शायद हो सकता था कि ब्लैक मनी में थोड़ा सा कमी आती। अब उस प्रकार का उस एनवायरनमेंट कैसा था और क्या इम्पैक्ट पड़ता उस समय एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, लगभग 2005 के बाद लगभग आप देखेंगे कि सिस्टम में इस प्रकार का फंडिंग होने लगा, और एक तरीका से देखा जाए तो लगभग जितने भी पार्टियां थीं सारी पार्टियों को प्रॉपर पैसे मिलने लगे। अब देखेंगे कि GDP ग्रोथ था वो लगभग 2008 और 9 के आसपास लगभग 8-9% बढ़ने लगा। 2007 का अगर लेहमन बैंक करप्ट नहीं हुआ रहता तो यकीन मानिए भारत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में इतना ज़्यादा काम कर रहा था और इतने GDP पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, हम लोग ग्रोथ कर रहे थे। कॉर्पोरेट सेक्टर इतना धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा था, और कॉर्पोरेट सेक्टर जितना धड़ल्ले से आगे बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि उसके कुछ ना कुछ पॉलिसीज जो हैं गवर्नमेंट के उसके अनुरूप चल रहे हैं। जरा सोचिए कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, जितने बड़े बड़े पोर्ट हैं, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, किसी खास कंपनी को ही क्यों दिए जाते हैं? जब आप सरल हैं, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। ये सारी चीजें सिचुएशन डेवलप था, ये चीजें हर आदमी को समझना चाहिए। जो जितनी भी मैं कहानी बता रहा हूं खासकर इलेक्टोरल फंड को लेकर के, मैं आपके समक्ष ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पार्टिकुलरली किसी भी एक पार्टी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। जितने भी पार्टियां हैं उन सारे पार्टियां का अपने अपने कहानियां हैं। जिस समय जिसकी आवश्यकता होती है वह अपने आवश्यकता के अनुरूप अपने कुर्सी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया में नेल्सन मंडेला जैसा नेता तो शायद नहीं होगा जिन्होंने अपना पोजीशन
लिया और पोजीशन के बाद दूसरी बार उनको जब ऑफर दिया गया कि आप फिर से प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने कहा कि ये पोजीशन मुझे सिर्फ एक बार ही चाहिए। अगर सब कोई जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे, एक छोटी सी एक्सीडेंट हो गई, वह बिना बताए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज के नेता आप देखेंगे कितना हो बड़ा इंसिडेंट हो जाए, बस चिल्लाने में लगे होते हैं, सफाई देने में होते हैं। उनको पता है कि कब जनता के सामने रोना है, कब जनता के सामने हंसना है, उनको ये लॉजिक समझ चुके हैं। जरा सोचिए कि जितने पॉलिसी मेकर हैं, वो पॉलिसी मेकर आखिर इस पर काम क्यों नहीं करते। चलिए एनीवे, इस बात पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो लगभग 2005, 6, 7, 8 के आसपास इस प्रकार की सिस्टम चल रहा था और पैसे ठीक ठाक आ रहे थे। लगभग आप देखेंगे कि 2013 में कंपनी एक्ट आया और कंपनी एक्ट में लगभग आप देखेंगे कि एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाया गया। इलेक्टोरल ट्रस्ट ये था जो लगभग एक प्रकार का ट्रस्ट होगा और सारे एक तरीका से देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, कॉरपोरेट सेक्टर हैं, इस इलेक्टोरल ट्रस्ट में अपना पैसा डालेंगे और जो पार्टियां हैं उनके पार्टी और विनिंग के अनुरूप उनको पैसे फंड दी जाएगी और उस पैसे से वो लोग अपना काम करेंगे, अपना चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। 2013 की बात है, ये सब चीजें थी। और 2013 के कंपनी एक्ट में एक बात बोला गया कि कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर अधिकतम उतना ही फंड दे सकता है जो पिछले 3 साल, ध्यान रखिएगा, पिछले 3 साल में उसका जो बेनिफिट है, उस बेनिफिट का मैक्सिमम 7.5%। ये सब चीजें ठीक चल रहा था। यानी अर्थात आसान भाषा में समझें तो लगभग 2014-15 के आसपास लगभग लोग पॉलिटिकल पार्टी के पास एक पर्टिकुलर एक सोर्स था जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। उस इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से उनके पास पैसे जाते और उस पैसे से वो लोग अपना चुनावी प्रचार प्रसार करते, यानी सबके पास पैसे थे। 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया जाता है। सब चीजें समझिएगा अच्छे से, सबका कुछ ना कुछ लिंक है। इतनी कहानी कहने के पीछे भी एक अपनी एक मुद्दा है, उद्देश्य है, ताकि आप हर चीज को समझें। 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया जाता है, यानी विमुद्रीकरण किया जाता है। जितने भी लोग थे, जितने भी जो लोग पैसे रखे थे, उन सारे पैसे को क्या किया जाता है कि इन सारे पैसे को लोग बैंक में डालें ताकि जो ब्लैक मनी था वो वाइट हो। और मान लीजिए कि कुछ ऐसे समझते हैं कि अगर बीजेपी की ही अगर कोई मान लीजिए कि बीजेपी ही एक पार्टी है और उस पार्टी में 100 कार्यकर्ता हैं और लगभग 100 करोड़ रुपए हैं, तो 100 करोड़, 1-1 करोड़ लोग क्या करेंगे, अपने अपने अकाउंट से बैंक में डालेंगे ताकि वह ब्लैक मनी वाइट हो जाए। लेकिन 2017-18 में एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया फाइनेंशियल एक्ट के तहत कि अगर कोई भी इंसान अगर 2000 से ज्यादा अगर किसी पार्टी को फंड देता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाए। अब एक बात बताइए कि जितने भी डिमोनेटाइजेशन हुए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर थे उस पैसे को व्हाइट तो बनाए, लेकिन वह व्हाइट बनाने के बाद वह पार्टिकुलरली उस पॉलिटिकल पार्टी के फंड में वो सारे पैसे गए ही नहीं। समझिएगा चीज को, लॉजिक जब समझिएगा तो चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगे। पैसे ही नहीं गए। और दूसरा कि लगभग 2017-18 में फाइनेंशियल एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके ये बोला गया कि जो कंपनी एक्ट 2013 का है, जो अधिकतम 7.5% ही अपने बेनिफिट का चंदा दे सकते हैं, उनको अनलिमिटेड कर दिया गया। क्यों किया गया आप समझ रहे होंगे इस चीज को लेकर के। सरकार ने एक नई अवधारणा लाई। सरकार बोल रही थी कि आखिर जो लोगों को प्रॉपर जो फंडिंग देते हैं कॉरपोरेट सेक्टर टेबल के नीचे से,
टेबल के नीचे कहने का मतलब है जिसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं रहता है। क्यों ना हम एक नई कहानी लेकर के आए, एक इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर किसी का नाम ना लिखा रहे, और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एसबीआई दे, और एसबीआई जब देगी एक कागज देगी, जैसे मान लीजिए कि आपको बीजेपी को चंदा देना है तो 100 रुपये देना है मान लीजिए, तो 100 रुपये लेकर के आप जाएंगे स्टेट बैंक, वह 100 रुपये की एक कागज देगी जिसमें आपका नाम नहीं लिखा होगा, और उस कागज को लेकर के आप बीजेपी ऑफिस में जाएंगे और जमा कर देंगे। बीजेपी के ऑफिस में जाकर के जमा कर दिए, और बीजेपी आने वाले 15 दिन के अंदर में वह कागज का टुकड़ा लेकर के आएगी, एसबीआई में जमा करेगी, एसबीआई उस कंपनी उस पार्टी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी। इससे क्या होगा? इससे होगा कि लगभग ये पता ना चले कि कौन लोग कौन से पार्टी को कितना पैसा दिए। 2018-19 में सब चीज ठीक था, सब किसी को लगा कि हाँ ये तो बहुत बेहतर है। लगभग अगर मान लीजिए कि कोई कॉरपोरेट सेक्टर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर पैसे दिखा करके दे रहा है तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। अब 2020-21 से एक नया मुद्दा उठा। मुद्दा यह था कि लगभग अगर इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई देती है, जब एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड अगर दे रही है तो एसबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है। तो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है वह एसबीआई उनको डेटा देती होगी। जब एसबीआई उनको जब डेटा देगी तो फिर रूलिंग गवर्नमेंट को ये तो पता चल ही जाएगा कि हमको कौन से लोग कितना प्रॉपर फंड किए। इसका जवाब लगभग 2021-22 से ही उठना शुरू हो गया। लगभग प्रारंभ के समय में इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आप देखेंगे कि डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक 5 जजों की बेंच बैठी और फाइनली स्टडी करने के बाद पूरे लपेटे में लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एसबीआई को बोला कि आप पूरा डेटा ये दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितने पैसे कौन से पार्टी को दिए गए हैं। जब पूरा डेटा स्टडी किया गया तो देखिएगा यहाँ पे लगभग 12,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा आया, जिसमें बीजेपी को लगभग 7,000 करोड़ मिले, दूसरी टीएमसी को लगभग 1,397 करोड़ और कांग्रेस को 1,322 करोड़ मिले। अब यहां पर एक बड़ा सवाल जो था, आर्टिकल 14 का उल्लंघन, राइट टू इक्वलिटी नहीं थी। आखिर एक ही पार्टी को इतना ज्यादा चंदा क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं उस कॉरपोरेट सेक्टर का ऐसा तो नहीं है, कुछ झुकाव है पर्टिकुलरली उस पार्टी को लेकर के। एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। लगभग एक होटल सर्विस लिमिटेड है, लगभग इन्होंने 1368 करोड़ रुपए इन्होंने चंदा के रूप में दिए। 100 करोड़ बीजेपी को, 542 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को और 503 करोड़ इन्होंने डीएमके को दिया। आप इनका डेटा उठा करके देखेंगे तो ये कंपनी निगेटिव में है। जब निगेटिव में है तो इतने पैसे क्यों दे रही है? चलिए, एक है लगभग मेगा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग, इन्होंने लगभग 1192 करोड़ का फंडिंग किया। 1192 करोड़ के फंडिंग में आप देखेंगे कि 584 करोड़ बीजेपी को, 110 करोड़ जो है आपके कांग्रेस को, और बीआरएस जो तेलंगाना की एक कंपनी तेलंगाना की एक पार्टी है उसको 195 करोड़। जब इन सारे को पड़ताल किया गया तो देखा गया कि बीआरएस ने उसको एक कैलेश्वरम जो प्रोजेक्ट है उस मेगा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग को दी हुई है। बीजेपी को देखा गया कि बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट भी इन सारे पार्टिकुलरली इस प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं। तो यहां पर एक बड़ा सवाल एक क्रिएट होता है कि आखिर जब हर चीज जब हिडन है तो जो पार्टिकुलरली जो पार्टी है वह पार्टी को ही एक पार्टिकुलर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा चंदा क्यों दे रहा है? जवाब सरल है, आप समझ रहे होंगे इस प्रकार की चीजें क्यों हो रही है। लगभग आप एमकेजे ग्रुप को देखेंगे तो 617 करोड़ में बीजेपी को 372 करोड़ मिले। लगभग एयरटेल जो हमेशा आप देखिए पिछले 3-4 सालों में लगभग अपने आप को निगेटिव दिखाते आ रही है, लगभग उन्होंने 183 करोड़ बीजेपी को दिया। क्यों दिया?
क्या जब एसबीआई ये डेटा जब रिलीज कर सकती है तो क्या एसबीआई ने करंटली रूलिंग पार्टी को क्या अपना डेटा दिया होगा या नहीं? क्या रूलिंग पार्टी उस डेटा के आधार पर पॉलिसी बनाती होगी या नहीं? क्या क्रोनिकल कैपिटलिज्म की तरफ क्या भारत का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है कि नहीं? ये मुद्दा विचारणीय है, इस पर विचार करने की जरूरत है। एक अच्छा से स्टडी कीजिए, सेल्फ मूल्यांकन कीजिए, आपको चीजें समझ में आएगी। लगभग आप देखेंगे, फिर इस डेटा पर आता हूं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक एमपी को 2014 तक अधिकतम से अधिकतम 70 लाख रुपए खर्च करने का परमिट है, और इसको डेटा को आगे बढ़ा दिया गया है, वो जो अभी के समय में 95 लाख हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक एमपी को किसी क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने के लिए रूलिंग पार्टी कितना पैसे लेती है टिकट के रूप में बताने की जरूरत नहीं है। 2019 की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग स्टैटिस्टिका रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 550 बिलियन रुपए खर्च किए गए। लगभग ब्लूमबर्ग रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 8.7 बिलियन डॉलर के रुपए खर्च किए गए थे 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। ये कितने हैं, थोड़ा सा कुछ चीजें बताते हैं। लगभग 2.5 बिलियन डॉलर आईएमएफ ने एक डेटा फंड रिलीज कर दिया श्रीलंका को, तो श्रीलंका उतनी बड़ी त्रासदी में थी तो वह थोड़ा सा सेफ जोन में चलना शुरू कर दी। लगभग 1.5 से लेकर के 2 बिलियन डॉलर की गुहार आईएमएफ से पिछले कितने दिनों से पाकिस्तान कर रहा है, वो पैसे मिल जाए तो वहां की अर्थव्यवस्था व्यवस्थित हो जाए, और उसके अनुरूप 8.7 बिलियन डॉलर रुपये खर्च किए गए 2019 के इलेक्शन में। ध्यान रखिएगा, आखिर ये पैसे कहां से आए, सोचने वाली बात है। कॉरपोरेट सेक्टर ने दिया, और कॉरपोरेट सेक्टर ने दिया तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो ट्रांसपेरेंसी कहां रह गई? अभी भारत का कंडीशन ऐसे है जहां पर आप देखेंगे कि 80 करोड़ लोगों की डिपेंडेंसी अभी के समय में पीडीएस सिस्टम पर है, यानी जो लगभग अनाज का जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कोटा सिस्टम जो है उस पर लोगों की निर्भरता है। आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही लेते हैं। जरा सोचिए कि अगर सारे पॉलिसी अगर व्यवस्थित होंगे तो लगभग 150 करोड़ देश की एक आबादी में से लगभग 80 करोड़ लोगों को बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आज के समय में अभी आप देखेंगे कि लगभग आईपीएल में खिलाड़ियों की कितनी बोली लगाई जाती है। जरा एक बार सिस्टम को आप जाकर के देखें, गरीबी पॉवर्टी लाइन को जाकर के आप देखें, तब आपको समझ में आएगा। एक इलेक्शन पीरियड जब होता है तो उस कंडीशन में नेता लोगों की किस प्रकार की एक्टिविटी डेवलप हो जाती है। और अस्तु ने एक स्टेटमेंट कहा था कि एक अच्छा डेमोक्रेसी हम उसी को कहेंगे जहां पर एक पुअर पर्सन इजिली इलेक्शन लड़ सकता हो। क्या आपको लगता है कि एक पुअर इंसान इलेक्शन लड़ सकता है? क्या एक आम आदमी, क्या लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए उसको कितने पैसे उस पॉलिटिकल पार्टी को देने होंगे? आप इससे वाकिफ हैं। तो कहां है डेमोक्रेसी, कहां है सिस्टम? यानी जितने भी, चाहे मैं पार्टिकुलर किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे पार्टी की बात कर रहा हूं, जिस पार्टी को जिस समय जिस प्रकार की बेनिफिट होती है वह अपनी कुर्सी के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर उल्लू कौन बन रहा है? तो हम जनता। अब जितनी क्रिटिकल, आप देखेंगे कि जीईटी चलाया जाता है, मतलब इंजीनियर की एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। आप अगर पेशे से इंजीनियर हैं तो गेट के बारे में आपको पता ही होगा, जिसको गेट बोलते हैं। टीचर की एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए जाते हैं, तो फिर लीडर की एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं लिए जाते? बड़ा सब इस पर विचार करना चाहिए। जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं, आखिर उनको एक बार जीतने के बाद प्रॉपर उनका जो आप देखेंगे पेंशन स्कीम है, उस पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा? तो यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी सिस्टम है, सब लोग अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, जी रहे हैं। नई यूथ है अभी के समय में, आप देखेंगे तो यूथ की भी एक अपनी कहानी है। सारे लोग
अभी के समय में आप देखेंगे कि अगर एक कोई पॉलिटिकल लीडर आपसे मिलने आ जाता है तो आप खुश हो जाते हैं, जबकि आप उससे क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या एक लीडर जो पार्टिकुलरली उस लीडर के लायक नहीं है, वो लगातार इलेक्शन लड़ रहा है किसी खास पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्या यही डेमोक्रेसी है? ये तो कुछ चिट्ठे हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, चीजें हो रही है, लेकिन रियलिटी क्या है? कभी ग्राउंड स्तर पर जाइए, चीजों को समझिए, तब जाके आपको ये चीजें क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो लगभग 1947 से लेकर के जो 2024 का जो एक कहानी है अब तक का, आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। चलते चलते एक आप लोगों के समक्ष एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। पहले भी वो IAS एकेडमी के द्वारा आने वाले समय में 20 अप्रैल से मॉडर्न हिस्ट्री की एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। अगर आप भी UPSC और BPSC जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक नए तरीके से, जहां पर आप प्री मेंस को एक साथ कर पाएंगे, अच्छे आंसर राइटिंग करना सीख पाएंगे, प्रॉपर MCQ लगाना सीख पाएंगे, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। आप लोगों को पता है मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है, उसका अधिक से अधिक लुत्फ उठाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस प्रकार का प्लान कर रहे हैं तो उनको इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए। लगभग अभी जो संस्थान है, लगभग सुबह में 6 बजे से लेकर के मॉर्निंग के 11 बजे तक लगभग 2-3 सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं संस्थान संबंधी तो लगभग संस्थान की वेबसाइट या संस्थान में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। आगे मिलते हैं एक आने वाले समय में, अगर इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसको लेकर के। एक यहाँ पर रह गया है कि अरबिंदो फार्मा केस स्टडी, मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इसको शेयर करूं, क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो का लेंथ जो है वो बड़ा हो चुका है। इसमें प्रॉपर एक स्टडी में मैं बताऊंगा कि जो अरबिंदो फार्मा जो कंपनी है लगभग साउथ इंडिया की, इसका और अभी अरविंद केजरीवाल का किस प्रकार का गठजोड़ है, प्रॉपर ED किस प्रकार से काम कर रही है, इन सारे का क्या गठजोड़ है, इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर वे में अलग से वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष मैं प्रेजेंट करूंगा। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।